ऐसा लगने लगा है कि मारवाड़ की ये धरा, जिसे आप पश्चिमी राजस्थान के नाम से जानते हैं, बाड़मेर जैसलमेर के नाम से जानते हैं, भले ही यहाँ का वातावरण फसलों के लिए इतना उपजाऊ ना हो, पर मानो राजनीतिक पार्टियों के लिए ये उपजाऊ ज़मीन बना हुआ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, ये अब हम आपको बताते हैं। दरअसल कई ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कोशिश कर रही है कि राजस्थान में अपनी पकड़ को मजबूत कर सके, एक स्पष्ट जातिगत बहुमत के साथ राजस्थान में अपने पैर और मजबूती के साथ जमा सके। पर ऐसे में थार की ओर अगर आप देखते हैं, बाड़मेर की ओर आप देखते हैं, तो पिछले एक साल के उन तमाम नेताओं के दौरे आप देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा वाकई में यहाँ का जो वातावरण है वो ऐसी राजनीतिक पार्टियों के लिए बिल्कुल अनुकूलित है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट है। कल हनुमान बेनीवाल का बाड़मेर का दौरा रहता है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर उनके पहुँचने के साथ ही कुछ ना कुछ राजनीतिक अटकलें और कयासों का दौर शुरू हो जाता है। उनका ये दौरा क्या कहता है, किन मायनों में अहम है और इनके दौरे का स्पष्ट तौर पर क्या परिणाम आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है, इन सभी बिंदुओं को लेकर के खास तौर पर बात करेंगे अशोक जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे साथी से। अशोक जी, देखिए कल का दौरा आपकी भी निगाहों के सामने पूरा रहा, हर एक खबर पर सबकी निगाहें थी, और चाहे इलेक्शन हो या ना हो, पॉलिटिकल लीडर जब कहीं का भी दौरा करता है तो उसके पॉलिटिकल मायने खंगाले जाते हैं, ढूंढे जाते हैं। आप उनके कल के दौरे को लेकर के क्या मायने समझते हैं कि कल का दौरा क्यों महत्वपूर्ण था? देखिए आयुषी, सबसे पहले अगर बात करें तो होली स्नेह मिलन कार्यक्रम, ये एक जो शब्द हैं, ये एक लाइन है, ये होली के कई दिनों तक पहले और होली के कई दिनों बाद ये चलती रहती है। वैसे नाम तो होली स्नेह मिलन कार्यक्रम होता है और राजनेता लोग होते हैं जो उनको कार्यक्रम अपना राजनीतिक कार्यक्रम भी बना लेते हैं, और हनुमान बेनीवाल जी का कल जो बाड़मेर दौरा था वो एक होली स्नेह मिलन कार्यक्रम था। अपने कार्यकर्ताओं से मिलना था और भी कोई सामाजिक कार्यक्रमों में उनका भाग लेना था। तो हनुमान बेनीवाल जब कल बाड़मेर आए, उससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से 2024 के उपचुनाव में उनकी हार होना, बाड़मेर जैसलमेर से जो सांसद बने हैं उम्मेदाराम बेनीवाल, उनका लोकसभा चुनाव में उनसे जुदा होना, तो ये इशारे कर रहा था कि हनुमान बेनीवाल जो हैं अब कमज़ोर हो गए होंगे राजनीतिक रूप से। दो बड़े झटके लगे हैं, दो क्या, लोकसभा चुनाव में तो इनके कई सारे, उससे पहले विधानसभा चुनाव में जैसे सरकार भाजपा की बनी तो उसके कई उनके बड़े बड़े नेता थे आरएलपी के, उनका अलग हो जाना, तो एक हुआ बना हुआ था कि हनुमान बेनीवाल अब कमज़ोर हो गए हैं। हनुमान बेनीवाल का वो दबदबा नहीं रहा जब एक ज़माने में हुआ करता कि हनुमान बेनीवाल आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम कयासों और अटकलों के बीच में जब कल हनुमान बेनीवाल बाड़मेर आए, उनका समय सुबह 10 बजे का था, वो रात को 8:30 बजे पहुंचे। हाँ। लेकिन इतने घंटे तक, करीब आप मानिए कि 10.5 घंटे तक जो हैं वहां पर हजारों की संख्या में युवा लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, सब लोग बैठे रहे। आपको लगता है कि भीड़ उतनी थी जितनी उन्होंने उम्मीद जताई थी? कहीं उससे ज्यादा, कहीं उससे ज्यादा, क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल नहीं है। इलेक्शन का माहौल है नहीं, और दूसरे नंबर बात की भी ये माहौल भी था कि हनुमान बेनीवाल में अब वो गट्स नहीं रहे या ये वो बातें थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल की जो एक फैन फॉलोइंग है, जो अपने आप में उनकी वो पर्सनल है, चाहे वो पार्टी हार रहे हैं, जीत है, कौन जीत रहा है, उससे कोई उनका मतलब नहीं। हनुमान बेनीवाल के लिए और इन लोगों के लिए एक वो बड़े नेता के तौर पर देखिए, वो उनको अपना आइडल मानते हैं। तो हनुमान बेनीवाल कल जब आए और उनका यहाँ रात को 8:30 बजे उनके साथ वही 50 डीजे का काफिला चलना, उनकी गाड़ियाँ चलना, स्कॉर्पियो चलना, फिर उन जो डीजे हैं उनका स्टंट होना, ये सारी की सारी चीज़ें देखी गई। जो हनुमान बेनीवाल पहले आते थे, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले जो उपचुनाव, पंचायती राज चुनाव है प्रदेश में या नगर निकाय के चुनाव है, हालांकि शहरी क्षेत्रों में आरएलपी और इस पार्टियों का इतना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में एक अपना अलग क्रेज है। तो असर इसका किस तरीके से देखेंगे, ये बड़ा एक रोचकता होगी कल के इस हुजूम को। मुझे लगता है कि वो ये सीख चुके हैं पिछले विधानसभा उपचुनाव से कि हाँ, जिस तरीके से उनकी धर्मपत्नी चुनाव हारती है, कि नेता चाहे कितना ही बड़ा हो, उनकी जो कह सकते हैं पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा हो, पर उसको वोट में कन्वर्ट करने के लिए जो ताकत चाहिए वो ज़मीन से ही मिलेगी। पर उन्होंने शुरुआत बाड़मेर से की, क्योंकि अगर पिछला एक साल हम देखें तो वो एक तरीके से शांत बैठे हुए थे, कोई इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं। पर हाँ, इस बार वो शुरुआत करते हैं और बाड़मेर से शुरुआत करते हैं। इसका रीज़न क्या, उम्मेदाराम जी का जुदा होना या कुछ और?
आप ठीक कह रहे हैं कि कितना बड़ा कोई पॉपुलर क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा नाम नहीं हो जाए, जब उनको आप उस पब्लिक को आपको वोट में कन्वर्ट करनी है तो आपको ज़मीनी स्तर पर काम करने होंगे, लोगों से मिलना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा। हनुमान बेनीवाल को ये बात हालांकि पहले समझ में आ गई थी, लेकिन अब जैसे उपचुनाव हुए खींवसर में, उसके बाद उनकी पत्नी की जैसे 13,000 वोटों से हार हो गई उनके सामने रेवंत राम डांगा, हालांकि वो भी उस पार्टी से निकले हुए थे। आज उनका एक चर्चित मुद्दा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है रेवंत राम डांगा का जीतना, उनकी पत्नी का हारना, उसके बाद कहीं ना कहीं उनके मन में लगा कि चलो नहीं, अब मुझे वापस जो है, जो इस तरीके से मेरी पहचान रही है, लोगों के बीच जाना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनके लिए संघर्ष करना, धरने देना, ये करना, तो वो कल उन्होंने अपने बयान में भी कहा, जब वो भाषण दे रहे थे पब्लिक के सामने, तब उन्होंने कहा कि भी मैं एक नई शुरुआत जो है वो बाड़मेर से कर रहा हूँ। उन्होंने कई कटाक्ष भी किए, बीजेपी पर किए, कांग्रेस पर किए, उम्मीद राम बेनीवाल पर उन्होंने बिना नाम लिए कुछ कहा, हरीश चौधरी को बिना नाम लिए कुछ उन्होंने, मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत का उनके इतने साल तक ये साथ में जो उनके एक पुराना अंदाज है वो बातें कही। इसके अलावा उनके जो सियासी जो दुश्मन हैं, सियासी दुश्मनों के बारे में उन्होंने जमकर खुलकर बातें की। शायद इसीलिए हनुमान बेनीवाल जाने भी चाहते हैं कि कितने खुलकर वो अपनी बात रखते हैं, बिल्कुल देसी अंदाज में। अब कल उन्होंने ना गोविंद सिंह डोटासरा को छोड़ा, ना प्रधानमंत्री दिव्या मदेरणा को छोड़ा, ना प्रधानमंत्री को छोड़ा, ना अमित शाह को छोड़ा, ना हरीश चौधरी को छोड़ा, ना उम्मीद राम बेनीवाल को छोड़ा, ना अपने और अन्य नेता थे उनको छोड़ा। खींवसर को भी गजेंद्र सिंह खींवसर जो वहाँ के राजा उनको वहाँ कहते हैं, और जो लोहावट के हैं और राजस्थान सरकार के मंत्री हैं उनको नहीं छोड़ा। तो उन्होंने सबको अपनी अंदाज से जो है वो हमेशा लपेटते हैं, उस बातों में लपेट दिया। अब चर्चाएं ये भी हैं कि हनुमान बेनीवाल का जो कार्यक्रम हुआ है, हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से कल बाड़मेर में आए, तो उनका जब भी सभाएं होती थी, उनके बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, बड़े बड़े मैदानों में होते थे, बड़े बड़े जो है ऐसी जगहों पर, खुले जगहों पर होते। लेकिन कल जो टाउन हॉल में कार्यक्रम किया, तो आप सोचिए कि टाउन हॉल कोई छोटी जगह नहीं है। टाउन हॉल में एक भारी संख्या में लोग आ सकते हैं, और एक स्नेह मिलन कार्यक्रम, कोई राजनीतिक सभा होती है उसके लिए अलग से भीड़ आती है, एक स्नेह मिलन कार्यक्रम, होली का स्नेह मिलन जो एक कार्यकर्ताओं का होता है, और उसके बाद टाउन हॉल जैसी जगह का फुल खचाखच भरा जाना, बाहर की जगह जो है वो खाली नहीं होना। आप तो मानिए कि स्टेज जो बना हुआ था जहाँ पर अतिथि बैठते हैं, वो स्टेज भी इस तरीके से पूरा भरा हुआ था क्योंकि अंदर को उनके बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। कल वो जिस तरीके से नजर आ रहे थे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस आज वो सबसे मिलने आए हैं, और वो चेहरे पर मुस्कुराहट। आप सोचिए, एक लंबा इंतजार लोगों ने ज़रूर किया, पर वहीं एक लंबा सफ़र उनका भी रहा, क्योंकि हम देख पा रहे थे कि जगह जगह उनका स्वागत किया गया, इतनी जगह लोगों के साथ रुकना, उनके साथ बातचीत करना, आदमी के चेहरे पर थोड़ी थकान तो नजर आती है, पर वो निश्चित तौर पर उनके चेहरे पर थकान थी और एक मायूसी भी थी। अब हमें ये समझने वाली स्थिति होगी कि उनकी जो मायूसी है वो क्यों थी। अगर इनको आप सियासी तरीके से देखें, टेक्निकल समझने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के अंदर एक चीज़ जरूर है कि जिस इंसान, हालांकि आज उन्होंने एक बयान दिया है रेवंत राम डांगा को लेकर कि भी उनको मैंने बनाया है, वो मेरे ही आदमी थे, अब वो अलग हो गए। तो वो उन्होंने ये बयान ऑफिशियली वहाँ कहा है कि कुछ लोगों को मैंने तैयार किया, वो अपने थोड़े से लालच में आकर के अपना पाला बदल देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मायूसी थी उम्मीद राम बेनीवाल के प्रति, लोकसभा चुनाव के बाद हनुमान बेनीवाल पहली बार बाड़मेर आए, और हनुमान बेनीवाल यहाँ बाड़मेर आते थे, उनके सारे कार्यक्रम, सारी व्यवस्थाएं, सारा लवाजमा, तो कहीं ना कहीं उम्मीद राम बेनीवाल उसमें प्रमुखता से आगे होते थे। उम्मीद राम बेनीवाल निसंदेह बड़ा नाम इस क्षेत्र की राजनीति में है, और उनको जो नाम है, उनकी पहचान जो है वो आरएलपी से जो बनी है वो उतनी व्यक्तिगत, हालांकि उनके कामकाज से है, लेकिन राजनीतिक जो उनकी पहचान है, प्रदेश राजस्थान प्रदेश स्तर पर होना, संभाग स्तर पर होना, अपने विधानसभा क्षेत्र में या बाड़मेर जिले तक चलो मानते लोकसभा चुनावों से पहले उनकी हो सकती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उम्मीद राम बेनीवाल की जो पहचान थी वो आरएलपी के पीछे थी। अब जिस व्यक्ति को आरएलपी ने इतनी बड़ी पहचान दी हो, और वो पार्टी के जब आप मानिए कि बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है और उस समय छोड़े, तो कहीं ना कहीं मायूसी ये साफ तौर पर नजर आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाड़मेर में अगर आप देखें तो जाट वोट बैंक अपने आप में एक बड़ा वोट बैंक है, और उम्मीद राम बेनीवाल के आरएलपी छोड़ने के साथ ही वो वोट बैंक भी किसका है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही वहाँ पे पार्टी छोड़कर गए तो सिर्फ वो अकेले हैं, उनके साथ एक बड़ा जनाधार है, एक बड़ा वोट बैंक है, और शायद इसी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि अब वापस से यहाँ पर अपनी ज़मीन को और जड़ों को मजबूत करें। देखिए, बाड़मेर में राजनीति करने वाले राजनेता को सहारा जो सबसे बड़ा लगता है, आप ये कहें ना कि भाई उसके पास
विल पावर क्या है बाड़मेर में अगर आपको राजनीति करना, आपके पास पावर क्या है, तो वो है जातिगत वोट। वो जातिगत बातें, जाति के नाम अगर कुछ नहीं करेंगे तो वो कभी राजनीति बाड़मेर में नहीं कर सकते। आपको जाति की बातें करनी पड़ेगी, जाति के लिए करते हैं, और फिर समय आने पर वो जाति की बातें किसी और पर थोप दे, वो अलग बात है। सही बात है, पर ये फैक्ट हमें समझने होंगे, मानने भी होंगे कि हाँ ये चलते हैं, ये करने ही है, और हाँ। नेता को करना ही पड़ेंगे। जिस नेता को बाड़मेर में राजनीति करनी है तो उसको जातिवाद पे बात करनी पड़ेगी, जाति पर बात करनी पड़ेगी, चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो। अपने किस अंदाज में करते हैं वो उनकी वोटर्स को कैसे लुभाते हैं उनके ऊपर है। अब अपन बात करते हैं, आपने कहा कि हनुमान बेनीवाल से उम्मीदवार बेनीवाल का अलग होना, उसके बाद चुनाव लड़ना, और आप कहे कि बड़ा वोट बैंक है, वो किसका है। इस बात को मैं आपकी इस बात को नकारता हूं, सीधे ये कहता हूं कि ऐसा नहीं हुआ है। यानी कि जो हनुमान बेनीवाल का वोट बैंक था वो आज भी उनके साथ है। उसका रीजन बताता हूं, मैं आपको टेक्निकल समझाता हूं कि ऐसा क्यों। हाँ, इसका कुछ परसेंटेज आप कह सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल के जो वोट उम्मीदवार बेनीवाल आरएलपी से कांग्रेस में चले गए, तो आरएलपी के जो वोट है उम्मीदवार के साथ चले गए, नहीं गए, कुछ परसेंटेज गए होंगे, एक बड़ा वोट बैंक नहीं गया है। कारण क्यों? आप इसको यूं समझिए कि आरएलपी का हाथ उम्मीदवार बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव में छोड़ा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब उनको टिकट मिली तो उससे पहले वो आरएलपी में थे। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि उम्मीदवार बेनीवाल जो हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी से उनको टिकट मिल सकती है। फिर लगे कि उम्मीदवार बेनीवाल आरएलपी से चुनाव यहाँ पर लड़ेंगे, फिर लगे कांग्रेस में जाएंगे। तो अटकलों के बीच में आखिरकार उम्मीदवार बेनीवाल ने कांग्रेस का दामन थामा। जब वो कांग्रेस में गए तब वो चुनाव लोकसभा का लड़ रहे थे, तब आरएलपी का यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं था। ये एक समझने वाली बात होगी। अगर आरएलपी का कैंडिडेट होता और उसके बाद अगर इतने वोट उम्मीदवार बेनीवाल को मिलते तो समझते कि एक वोट बैंक जो है वो किसका है। अब इसका फैक्ट जो है वो चेक अपने को कब मालूम चलेगा, जब पंचायती राज चुनाव आएंगे। या फिर देखिए, अब बाड़मेर की बात कर लो, बायतू की बात करो, वहां पचपदरा में थान सिंह डोली अच्छा काम कर रहे, अच्छी मेहनत कर रहे, युवा नेता है, लोगों को उम्मीद भी है। तो यहाँ नए नेता आरएलपी के बनने शुरू हो गए हैं। और कल की भीड़ में एक चीज जो मैंने नोटिस की, अधिकतर युवा ज्यादा थे। आप यकीन मानिए कि पंचायती राज चुनाव के बाद जब विधानसभा 2028 में होंगे, आरएलपी इस क्षेत्र में मजबूती से चुनाव लड़ेगी, यहाँ बड़े नेता होंगे, तब ये समझ में आ जाएगा कि क्या हनुमान बेनीवाल को चाहने वाला एक वोट बैंक बड़ा है, वो किसका है कि नहीं किसका है। पंचायती राज चुनाव में ये मालूम चल जाएगा कि हनुमान बेनीवाल के लिए लोग जो अपने आइडल मानते हैं वो किसका है। कि आप लोकसभा चुनाव को लेकर के उम्मीदवार बेनीवाल का सिर्फ कांग्रेस में चला जाना ये तय नहीं करता है कि एक आरएलपी का वोट बैंक किसका है। चलिए, ये तो महत्वपूर्ण बात हो गई। अब आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अगर हनुमान बेनीवाल को राजस्थान में अपनी जड़ें मजबूत करनी है और अपना जो क्षेत्र है पूरे राजस्थान में बढ़ाना है, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आरएलपी इस वक्त विधानसभा से पूरी तरीके से साफ है, एक भी एमएलए नहीं है, एक इकलौते हनुमान बेनीवाल थे जिन्होंने, उनका घर था जहाँ गढ़ था वहां से हार गए। तो ये कहते हैं कि जो गढ़ है वो भी ढह गया, जहां हनुमान बेनीवाल के अब पार्टी का अस्तित्व तो नहीं रहा। आपका सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में आरएलपी पूरे राजस्थान में पैर पसारेगी? इसके लिए बड़ा समय लगेगा। इसके लिए हनुमान एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकते। हनुमान बेनीवाल को अपनी टीम का दायरा जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। क्या लोग ये कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल अपने जो लोग होते हैं अपने साथ काम करने वाले, तो उनको मौका आगे आने का नहीं देते, वो हमेशा वन मैन आर्मी बन के रहना चाहते हैं, तो इसलिए उनके साथ लंबे समय तक कोई नेता टिकते नहीं। और ये आप इसका अगर आप अतीत देखेंगे, हाँ, तो पिछले जो चुनाव में परिणाम जितने भी इनके नेता थे, हाँ, जिनके इनके साथ एमएलए चाहे चुनाव लड़े, आप उनको देख लो। जोधपुर के जो गर्ग थे वो उन्होंने साथ छोड़ दिया, इधर उम्मीदवार बेनीवाल छोड़ के चले गए, ऐसे कई सारे नेता, रेवंत राम डांगा छोड़ के चले गए। तो ये लोग ऐसे कहते हैं, कयास लगाते हैं कि भी हनुमान बेनीवाल ये चाहते हैं। तो हनुमान बेनीवाल की अगर वाकई में ऐसा कुछ है तो उनका ये अपनी जो सबके साथ के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको आगे लाना होगा, तभी ये संभव होगा। हनुमान बेनीवाल का अभी अगर आप देखिए, हाँ निसंदेह उनका अच्छा एक फैन फॉलोइंग है, लोग उनको पसंद करते हैं, उनके प्रशंसक है। हनुमान बेनीवाल की हमेशा से आदत रही है, किसी के लिए भी कभी काम पड़ता है तो वो धरने पर जाके बैठ जाते हैं, फिर 4 दिन हो, 5 दिन हो, 10 दिन वहीं डटे रहते हैं, जब तक समझौता नहीं हो तब उठते नहीं है। तो ये एक अच्छी उनकी यही कारण है, लोग उनको पसंद करते हैं। और शायद किरोड़ी लाल मीणा भी इसी बात को लेकर के, इसी अंदाज को लेकर के जाने जाते हैं। और कल उन्होंने उन्हीं को लेकर के बयान दिया और तारीफ की किरोड़ी लाल मीणा की कि भी किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता है जो हमेशा से संघर्ष करते हैं। हनुमान बेनीवाल की भी ये पहचान रही है। तो हनुमान बेनीवाल को राजस्थान स्तर की अगर पार्टी बनानी है तो हालांकि आप देखिए अभी पार्टी का जो अगर कुछ मजबूती अगर आप बात करें तो बाड़मेर में है, वही मेरा कुछ इलाकों में है, और
नागौर में है या शेखावटी के कुछ क्षेत्रों में आप कर लो, तो अब इनको अपना थोड़ा सा दायरा है वो बढ़ाना होगा। अगर 2000, क्योंकि आप देखिए राजस्थान के अंदर अगर आप अतीत की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस ने ही राज किया है। इनके पड़ोसी राज्य में आप चले जाइए जहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें रही है। बिल्कुल। तो यहाँ ये चीज़ें करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। उधर राजकुमार रोत हैं, आप उनको देख लो। आपने जैसे शुरुआत की कि मारवाड़ की धरती है वो फसलों के लिए उपजाऊ है कि नहीं है, लेकिन सियासी लोगों के लिए ये उपजाऊ जमीन है। राजकुमार रोत पिछले दिनों यहाँ आकर चले गए, यहाँ उन्होंने रैलियाँ किया था। बेनीवाल और यहाँ के आदिवासी अमितराम बेनीवाल उनके साथ में थे और अरविंदर सिंह भाटी वो भी उनके साथ, एक गाड़ी के तीनों साथ नजर आए। तो संभावनाएं जताई जा रही है, लोग यहाँ देख रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखिए अगर राजकुमार रोत अगर कुछ और दौरे करते हैं, उनकी क्षेत्र में आते तो उनके लिए भी एक नया अलग पार्टी है। तो अब वापस से शुरुआती बिंदु पे आती हूँ और पूछना यही चाहूंगी कि क्षेत्रीय क्षत्रप बनने के लिए कि क्या मारवाड़ की भूमि उपजाऊ है? यही वजह है कि तमाम जो यंग लीडर्स हैं, जो नई पार्टियां बन रही है, उनकी नजर थार पर टिकी हुई है, पश्चिमी राजस्थान पर टिकी हुई। निश्चित तौर पर यहाँ पश्चिमी राजस्थान जो है या मारवाड़ इलाका कहे तो ये राजनीतिक रूप से यहाँ के लोग सजग हैं। एक जमाना हुआ करता था तब यहाँ कोई भी आता था किस तरीके से आके चुनाव लड़ लिया, जीत लिया, कुछ भी वादा कर लिया, कुछ भी दावा कर लिया। लेकिन अब समय के साथ साथ आधुनिक युग में, इस तकनीकी युग में, जो सोशल मीडिया के जमाने में यहाँ के जो वोटर हैं वो सजग हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। अब उनको समझ में आ गया है कि कौन जाति की बात करता है, कौन यहाँ पर लोगों को ठगने के लिए आता है, कौन नहीं आता है, कौन वाकई में संघर्ष करता है, कौन हमारे लिए लड़ता है, कौन नहीं लड़ता है, कौन अपना यहाँ सियासी फायदा देखता है। तो इस लोग समझना शुरू हो गए। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, इनकी संभावना यहाँ पर जताई जा सकती है। लोग यहाँ के लोग चाहते हैं कि हमारे लोग जो है वो आगे जाए। रविंद्र सिंह भाटी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल, मैं उसी बिंदु पर आ रही थी कि यहाँ पर अगर हम पिछले चुनाव को देखें, विधानसभा चुनाव को, तो हमने देखा कि मुकाबला भी द्विकोणीय नहीं रहा। कई सीटें ऐसी थी जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला रहा। कई जगह तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन बाजी मार लेगा। तो क्या यही एक प्रमुख वजह है कि जनता से पार्टी नहीं देख रही है? इस वजह से निर्दलीय कैंडिडेट भी जीत पा रहे हैं, क्योंकि चाहे आप बाड़मेर विधानसभा सीट की बात कर लीजिए, शिव की बात कर लीजिए, ऐसे कई एग्जाम्पल्स यहाँ पे लोगों ने सेट किए हैं। बिल्कुल, मैंने यही कहा ना, मैंने आपको कहा कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के वोटर्स हैं, वो कहना राजनीतिक रूप से जागरूक हो गए हैं। एक कहते हैं कि यार इसके लेकर लोगों को जागरूक, अवेयरनेस लानी है, एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस लाओ, कुरीतियाँ मिटाने को लेकर अवेयरनेस लाओ, ये लाओ। लेकिन अब लोगों में पॉलिटिकली अवेयरनेस आ गई है। अगर इस क्षेत्र की बात करें, हरीश चौधरी एक ऐसा नाम है जिनकी राजनीतिक शुरुआत इस क्षेत्र से, बाड़मेर से हुई। आज राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के बड़े उभरते नेताओं में से वो एक हैं। बिल्कुल, पंजाब का पूरे का जिम्मा उनको दिया जाता है। पंजाब, अब मध्य प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी उनके पास है। अब उनको लोग, उनके जो प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो हरीश चौधरी को आने वाले दिनों में राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना शुरू कर चुके हैं। आप सोचिए कि कितनी एक लंबी कहानी होगी, कितना एक लंबा संघर्ष होगा कि इस क्षेत्र से निकल करके और कितने बड़े स्तर पर जाना। तो ये अपने आप में इस क्षेत्र की हमेशा से पहचान रही है। इस क्षेत्र में जिसने राजनीति शुरुआत की है उनकी अलग ही राजनीति का लेवल रहा है। और अब इस क्षेत्र के लोग जो हैं वो भी सजग और जागरूक हो गए। उनको ऐसे राजनेता चाहिए जो वाकई में उनके लिए काम करें, उनकी बात करें, उनके विकास की बात करें, न कि सिर्फ जो चुनावी जुमले होते हैं, चुनावी वादे होते हैं, उनको अब लोगों में सजगता कि वो अब छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, और मुझे लगता है जो आपकी बात है ना, ये केंद्रीय नेतृत्व भी मानता है। इसी वजह से जब कैलाश चौधरी एमपी बनते हैं तो उनको मंत्री पद का जिम्मा दिया जाता है। उसके अलावा अगर आप देखें कि यहाँ से जो अन्य एमएलएज हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको कईयों को मंत्री पद मिला है। रहा है इस क्षेत्र का। हाँ। यहाँ से निकले हुए राजनेता हैं, उन्होंने आगे जाकर के बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ पाया है, राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा एक अपना नाम किया है। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश स्तर के बड़े नेता हो, अन्य क्षेत्रों के नेता हो, उनको लगता है कि मारवाड़ को तवज्जो देनी पड़ेगी। मारवाड़ के लोग सजग है और मारवाड़ के लोग ही हमेशा से सरकार का रुख बदलते हैं। राजस्थान के लिए तो ये हमेशा से सिद्ध होता रहा। आबो हवा कभी भी पलट सकती है और पलटने के लिए मारवाड़ की ओर रुख आपको करना पड़ेगा। और ये बात केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और यहाँ की जनता का स्पष्ट संदेश यानी कि जनादेश बताता है। अशोक जी, एक फाइनल कमेंट एक लाइन में कल के पूरे दौरे को लेकर। हनुमान बेनीवाल का दबदबा अभी भी वैसा ही है जब विधानसभा चुनाव 2018 और 23 में देखा गया था। निसंदेह अगर राजनीतिक सभा होती, राजनीतिक अभी कोई हलचल होती
या ऐसी कोई चुनावी माहौल होता तो कल की भीड़ से ज़्यादा भीड़ देखी जा सकती थी। भीड़ उत्सुक है, हनुमान बेनीवाल मायूस है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आया है कि आरएलपी के जो सपोर्टर्स हैं, जो कल यहाँ पर आपको युवा नजर आए हनुमान बेनीवाल के दौरे के दौरान, स्नेह मिलन समारोह के दौरान, तो यहाँ पर भीड़ उत्सुक नजर आई, वहाँ पर वो उत्साहित नजर आए। पर हाँ, हनुमान बेनीवाल की मायूसी के पीछे के कारण क्या है वो भी हमने खंगालने की कोशिश की, पूरी जानकारी आपके साथ साझा की। और उम्मीद यही कि अब आने वाले दिनों में जो राजनीति किस और करवट लेगी, इसकी पहली खबर भी हम आपके साथ साझा करें।